आप सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर आज हम इस वेबिनार सीरीज़ के सेशन 4 में उपस्थित हैं और एक भारत श्रेष्ठ भारत के शीर्षक के तहत आज़ादी के अमृत उत्सव को सेलिब्रेट करने के साथ-साथ ही हम इस वर्ष के विश्व पर्यावरण दिवस को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आज इस विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या में आज के इस वेबिनार सीरीज में मैं छत्तीसगढ़ राज्य के एक सुदूर विरांचल से कैसे स्कूल के शिक्षक और उनके छात्र छात्रों का स्वागत करती हूँ, जिनका सानिध्य आज हमें प्राप्त हो रहा है इस शुभ अवसर पर। और इन्होंने काफ़ी अच्छा कार्य किया है। इन्होंने अपने विद्यालय में ऑक्सीजोन का निर्माण करके संपूर्ण भारत में अपनी एक नई पहचान स्थापित की है। ऐसे प्रतिभावान टीम को आज पा करके हम सभी गौरवान्वित हैं। और आज के इस सेशन में मैं सबसे पहले वक्ता के रूप में श्री सुशील कुमार पटेल सर जी को आमंत्रित करती हूँ, जो कि काफ़ी पर्यावरण के प्रति सजग रहते हैं और इन्होंने अपने साथ-साथ ही अपने जैसे और कई युवाओं के लिए कई अच्छे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं और कई सारे छात्र-छात्राओं को इन्होंने अपने साथ जोड़ के पर्यावरण के क्षेत्र में विशेष कार्य किया है। माननीय सुशील सर जी। मंचस्थ सभी आदरणीय शिक्षक-शिक्षिकाओं, पदाधिकारियों को सादर प्रणाम करता हूँ। एक भारत श्रेष्ठ भारत के बहुत सुंदर यश लक्ष्य के लिए हम सब कोशिश कर रहे हैं। हम भारत देश को एक श्रेष्ठ भारत के रूप में देखना चाह रहे हैं और आज़ादी की अमृत महोत्सव के रूप में इसको मना रहे हैं। और चूँकि हमारे लिए जो हमारा पर्यावरण ही अमृत है, उसमें जो ऑक्सीजन है, हमको उसकी महत्ता पता चल गई है। और चूँकि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को हम मना रहे हैं, उसकी आप सभी को अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएँ। पारिस्थितिकी बहाली जिसको इकोसिस्टम रेस्टोरेशन के रूप में बात कर रहे हैं, तो इसके लिए लगातार प्रयासरत हमारे भारत देश में, हमारे छत्तीसगढ़ में अलग जगाने वाले छत्तीसगढ़ एनवायरनमेंट कंजर्वेशन बोर्ड, रायपुर छत्तीसगढ़, नेचर बॉडीज़, इको क्लब, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर आदरणीय डॉक्टर पानू हलदर जी लगातार संपर्क होते रहता है और मुझे प्रेरित करते रहते हैं। और आपका आगमन भी हमारे लिए बहुत ही सुखद रहता है। साथ में इको क्लब के लिए लगातार कार्य किए हैं और मुझे आपके साथ कार्य करने का अवसर मिला। निश्चित रूप से हम करते तो रहते हैं कार्य, लेकिन यदि कोई प्रेरित करने वाले मिल जाते हैं और मोटिवेट करने वाले मिल जाते हैं, तो निश्चित तौर से हम बेहतर से बेहतर कार्य कर सकते हैं। तो इतना अच्छा मंच मुझे प्रदान किया, मुझे बहुत खुशी है। साथ में अपने जो किए जाए कार्य के बारे में जैसे बताना है, तो सब ये सामूहिक प्रयास है। हम सब सामुदायिक सहभागिता चाहे एक-एक बच्चे 550 विद्यार्थी हमारे शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मिठ्ठू नौगाँव, जो कि अ, जो ग्रामीण क्षेत्र है, सुदूर आदिवासी अंचल है, बिलासपुर से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। सभी चाहे सामुदायिक सहभागिता हो, चाहे उसमें प्रिंसिपल, लगातार सारे टीचर्स, बच्चे पूरी तरह से इन्वॉल्व रहते हैं। और स्कूल चूँकि अभी कोविड-19 का समय है, फिर भी जो भी स्टाफ्स हैं, वो सब हम लोग जैसे ही जाते हैं, तो कोशिश करते हैं उसको बेहतर रूप से देखभाल कर सकें और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें। हम लोगों के जैसे कि एनवायरनमेंट एक क्लासेस ही होती है, तो चूँकि मैं बायोलॉजी क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, तो निश्चित तौर से बच्चों को हम सब प्रेरित करते हैं कि जैसे जन्म के समय जैसे बर्थडे मनाते हैं, तो उसके लिए आप मिनिमम 2 से 10 पौधे लगाइए। किसी को अगर गिफ्ट भी दे रहे हैं, तो पौधे गिफ्ट दीजिए, ताकि और भी बेहतर वातावरण बन सके, एनवायरनमेंट। आज से 5 साल पहले देखते हैं, तो हमारे स्कूल में बहुत ज़्यादा पौधे नहीं लग पाए थे, लेकिन जैसे हमारे आदरणीय प्रिंसिपल रिस्पेक्टेड श्री एन के तिवारी जी आए, तो लगातार हम लोग प्रेरित भी हुए, लगातार बच्चों के साथ हम लोग बेहतर कार्य कर पाए। और आज की कंडीशन में ये है कि लगभग 4000 स्क्वायर फीट में पौधे रोप चुके हैं और भी प्रतिदिन बच्चों को इसलिए प्रेरित करते हैं और भी अच्छे से अच्छे देखभाल करें, पर्यावरण को बेहतर करें। और अभी के समय में चूँकि उस वीडियो को मैं शेयर करूँगा, लेकिन थोड़ा समय इस मैटर पे बात भी कर लेते हैं इकोसिस्टम रेस्टोरेशन पे। चूँकि अभी हम कोविड-19 के इस कठिन दौर से गुज़रे और हम सभी को मालूम है कि ऑक्सीजन की महत्ता कितनी हुई। लगातार ऑक्सीजन के लिए मारामारी मच गया,
हॉस्पिटल बेड की कमी पड़ गई और लोगों को बहुत ज़्यादा समस्या हुई और लगभग हर परिवार इसमें प्रभावित हुआ। हर किसी के परिवार में कोई न कोई हमने अपनों को खोया है, तो समझ में आया है कि आखिर ये पर्यावरण को कितना आवश्यक है सँभालना, फिर से रिस्टोरेशन करना। तो अब कम से कम जो बचा है उसको तो सँभाल लें। इसी परिप्रेक्ष्य में जो प्रकृति के साथ चलना है हमको, पृथ्वी को पुनः स्थापित करना है। लगातार हमने आवागमन के साधन तो बढ़ा लिए, नदियों की दिशा तक बदल दी, नदियों को पूरा छेड़-छाड़ करके एक-दूसरे से मिला भी दिए और लगातार बढ़ रहे इस पृथ्वी पर हाहाकार को विकसित देश की श्रेणी में करने के लिए, औद्योगिक अपशिष्ट पर्यावरण को भी नुकसान पहुँचाने के लिए, यहाँ-वहाँ हर जगह धुआँ ही धुआँ हो चुका है, कहीं हमारा जीवन ही धुआँ ना बन जाए। हम देखते हैं कई शहरों में ऐसे हैं जहाँ अ, निवास करते हैं या जाते हैं 1-2 दिन भी, तो वहाँ घुटन होने लगती है। जहाँ इंडस्ट्री है, पूरा काला काला ही काला कोयला ही है, पूरा लगातार खनिज का दोहन हो रहा है। वस्तुतः इसकी बहाली कैसे करें? शुद्ध पर्यावरण के बिना हमारा जीवन तो संभव है ही नहीं। विकास तो आवश्यक है, परंतु क्या प्रकृति से हम छेड़छाड़ कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। एक सीमा तक तो कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा करेंगे, तो कहीं न कहीं हम डार्विनिज़्म पढ़ते हैं, डार्विनवाद पढ़ते हैं कि कहीं न कहीं प्रकृति फिर नेचुरल सिलेक्शन करती है। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत लागू होगा और जो उपयुक्त होगा, वह जीवित रह पाएगा और जो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो इस दुनिया से लुप्त हो जाएगा। तो ऐसे पारिस्थितिकी का कंडीशन ना आने पाए, लगातार देख रहे हैं, चाहे वो महामारी के रूप में हो, चाहे किसी भी अन्य रूप में हो, कहीं न कहीं आ रहा है ये सब। तो खासकर इसमें सबसे ज़्यादा मैं देखता हूँ, तो इकोसिस्टम डिग्रेडेशन में चाहे स्थलीय हो, चाहे जलीय हो, हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि प्रॉब्लम हो चुकी है। इसमें तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स वाली बात है पॉपुलेशन। हमारी जनसंख्या इतनी ज़्यादा है विश्व में कि हमारा जो डेवलपमेंट के नाम पे सीमेंट, कंक्रीट के जंगल स्थापित कर दिए हैं। हर जगह अतिक्रमण हो रहा है, एन्क्रोचमेंट। कई बार ऐसा है कि स्पीशीज़ भी कुछ भी पर्यावरण प्रॉपर सब जगह का डिस्टर्ब है, तो एक स्पीशीज़ जो पर्टिकुलर किसी जाके दूसरे स्पीशीज़ में शामिल हो रहा है और वहाँ के पूरा जो सिस्टम है, उसको प्रभावित कर रहा है। बात करते हैं चाहे फूड चेन हो, चाहे वह किसी भी प्रकार का फूड वेब हो, वो पूरा सिस्टम प्रभावित हो रहा है। हम लोग विज्ञान में भी इस क्वेश्चन को करते हैं कि अगर कोई भी एक फूड चेन है, उसमें से एक यदि लुप्त हो जाए, तो बाकी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? निश्चित तौर से प्रभाव पड़ता है। किसी की संख्या अत्यधिक हो जाएगी, किसी की संख्या एकदम कम हो जाएगी, तो पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा। तो इस कंडीशन को नहीं लाना है हमको, पूरी तरह से केवल रिस्टोरेशन केवल पौधे लगा देना मात्र नहीं है। हालाँकि हमने बहुत अभी कम स्तर पर काम किया है, एक सीमित क्षेत्र में काम किया है, लेकिन आप सबके सहयोग और मार्गदर्शन रहेगा तो हम बेहतर से बेहतर और जुड़ते जाएँगे और केवल पौधारोपण ही उद्देश्य नहीं रहेगा, वरन इस प्रकृति को, चाहे हमारे प्राकृतिक संसाधन को और भी बेहतर से बेहतर करते जाएँगे हम। कैसे बहाली हो सकता है, कैसे पर्यावरण से हम जुड़ सकते हैं, इसको देखना होगा हमको लगातार। केवल सेंचुरीज बना देना या फिर नेशनल पार्क ही बना देना, एकमात्र इससे ही काम नहीं चलेगा। लगातार देख रहे हैं कई जगह ऐसा है, जैसे कुछ स्टेट ऐसे हैं, जो कि इकोसिस्टम या फिर ऑक्सीजन के रूप में तो ठीक है, वहाँ साँस लेना ठीक बात है। लेकिन जैसे दिल्ली में जाते हैं, कहीं दिवाली का समय आ जाता है या फिर कोई भी अन्य समय, तो वहाँ साँस लेना मुश्किल हो जाता है। तो क्या इस तरह की विकास चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। हमको कहीं न कहीं इसमें अब फिर से सोचना पड़ेगा, पूरी प्रकृति को सँभालना पड़ेगा और इकोसिस्टम को डैमेज होने से डिस्ट्रॉय हो चुका है, उसको फिर से रिकवर करना पड़ेगा। पूरे इकोसिस्टम को केवल एकमात्र केवल वृक्षारोपण ही एकमात्र उद्देश्य नहीं है। पूरे जो इकोसिस्टम है, उसको कैसे बेहतर तरीके से हमको किया जाए रिकवर, इसी पर ध्यान देना है। लगातार हमारा नेचर जो है डिग्रेडेशन हो रहा है, उसको कैसे बेहतर किया जाए। लगातार जो इकोसिस्टम खराब हो रहा है, उसमें कहीं न कहीं हमारी ही गलतियाँ हैं
यहाँ तक कि जो ग्रासेस हैं, हर्ब, सर्फ, ट्रीज और यहाँ तक कि एनिमल को, फ्लोरा, फाना को भी लगातार प्रभावित कर रहा है। लगातार साइंटिफिक एलिमेंट्स भी आते रहता है और कई फैक्टर्स इसमें हैं। विदेशों में चलिए ठीक है, पॉपुलेशन कम है और लगातार रूल्स रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट है, तो कहीं न कहीं ये मान लिया गया है, चूँकि यह जो कार्यक्रम है हमारा, केवल थोड़े समय के लिए नहीं है, बहुत अच्छा यह यूनाइटेड नेशन का प्रोग्राम है, पूरे डेकेड में लिया जा रहा है, पूरे दशक में लिया जा रहा है, जो कि 2021 से लेकर के 2030 तक हमको इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन पर काम करना है, जो कि बहुत ही अच्छा है और बेहतर से बेहतर करते जाएँगे। तो मैं कुछ वर्क जो किए हैं, उसको मैं आप लोगों के बीच शेयर करना चाहूँगा। अ, हम लोगों ने जो शुरुआत में जो इकोसिस्टम स्कूल का पर्यावरण सुधारने के लिए आज बच्चे उसमें हाँ, मेरा स्क्रीन नज़र आ रहा होगा और मैं एक यूट्यूब वीडियोज़ नेचर ये इको क्लब के द्वारा ही बनाया गया था, जो आप लोगों को क्या मेरे को बताएँगे, ये दिखाई दे रहा है? सर विजिबल नहीं है सर, शो नहीं कर रहा है विज़िबल सर नहीं है? स्क्रीन। यस अच्छा, अच्छा, सर। फिर से एक बार ट्राई करता नहीं हूँ। दे रहा है। क्या मेरा जी सर। स्क्रीन दिखाई दिया? स्क्रीन दिख रहा है? नहीं अभी दिख भी रहा। नहीं दिख रहा है सर। अब दिखा? हाँ सर, अभी शेयर हो रहा है। हाँ, तो अब आएगा। ये हाँ, अब दिखाई दे रहा है? जी हाँ, सर। हाँ, जी। हमारे जो इको क्लब का नाम है स्वामी विवेकानंद इको क्लब के नाम से है और पूरे बच्चों के द्वारा इसको स्थापित किया गया है और मैसिव ऑक्सीजोन के रूप में इसे लगभग 4000 स्क्वायर फीट पर यह काम किए हैं। शुरू में तो यह हाई स्कूल था जो कि हायर सेकेंडरी के रूप में लगातार ग्रोथ करते हुए एग्रीकल्चर भी उसमें जोड़ा गया। हमारे आदरणीय श्री डॉक्टर पानू हवलदार जी और साथ में आदरणीय एन के तिवारी जी और हमारे फॉरेस्ट डिपार्ट भी इसमें सहयोग किया है और बच्चे इसमें पौधा रोप रहे हैं और हमारे इको क्लब के सदस्य भी हैं। इस पर इको क्लब के भी लगातार कार्यक्रम किए जा रहे हैं और बेहतर से बेहतर स्कूल का वातावरण और सोसाइटी का भी बेहतर से बेहतर हो इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। जहाँ भी खाली जगह है, हम लोग पौधा रोपने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये तो हो गई थी शुरुआत की, जो 4 साल पहले का। अब वो 4 साल में ग्रोथ कितना हो गया, यह मैं शेयर करूँगा। 4 साल में हमने जो शुरुआत में देखे थे, वह बहुत कम था। अब ये जो है और भी बेहतर पूरा स्कूल का हम लोगों ने प्लांटेशन किया है, जिसमें सभी की सहभागिता रही है। चाहे पुष्पी पौधे हो, चाहे औषधि पौधे हो, चाहे फलदार पौधे हों, अलग-अलग तरह के पूरे स्कूल का वातावरण हमने हरा-भरा किया है और इसमें अलग-अलग प्रकार की चिड़ियाँ भी आती हैं और गाँव वाले भी इसमें से कुछ पुष्प की ज़रूरत रहती है, तो उसकी भी कमी पूरी हो जाती है। हमको भी कुछ कार्यक्रम करना रहता है, तो कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं होती। यहीं से हमारे बच्चे पुष्प तोड़ कर के कार्यक्रम में भी शामिल हो जाते हैं। बहुत सारे अलग-अलग वैराइटीज़ के यहाँ औषधि पौधे भी लगाए गए हैं। तो चूँकि किसी को कुछ भी फ़ीवर हो जाए या फिर अन्य प्रकार के कुछ भी मेडिसिन की ज़रूरत है, तो हमारे स्कूल में आकर के ले जाते हैं, बाकायदा पूछ करके और हाल ही में ये अलग-अलग वैरायटी के हम लोग ने जो आम के पौधे रोपे हैं, तो इसमें आम लगातार फलते रहता है और इसको एग्रीकल्चर के स्टूडेंट लोग भी बहुत ही एन्जॉय करते हैं, उनको प्रैक्टिकल के रूप में पूरा एनवायरनमेंट मिलता है ये और हमारे आदरणीय अभी तत्कालीन प्रिंसिपल सर, श्री पैकरा जी भी और पूरे स्टाफ
पूरे समुदाय के साथ, बच्चों के साथ पूरी सहभागिता बहुत अच्छे से कर रहे हैं और लगातार देख-रेख में हमारे एक और चौकीदार आदरणीय श्री यादव जी भी पूरी तरह से देखभाल करते रहते हैं और हमको बहुत खुशी होती है कि इस हरे-भरे वातावरण में हम अ, रह पाते हैं और बच्चों को भी प्रेरित कर पाते हैं कि जहाँ भी लगे उनको खाली जगह पौधे अवश्य लगाएँ और बेहतर से बेहतर काम करें। तो ये ऐसा लगता है कि पूरे पूरे बगीचा बन गया है। एक वन जैसे परिक्षेत्र महसूस होने लगता है कि पूरे स्कूल के भ्रमण करेंगे, तो इस तरह के पूरे माहौल नज़र आते हैं। तो जहाँ तक है, इसको और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे, केवल स्कूल में ही नहीं, हमको जैसे ही अवसर लगता है और बच्चों को क्लास में भी मोटिवेट किया जाता है कि वे भी बेहतर से बेहतर कार्य करें। चूँकि जब तक किसी को मोटिवेट नहीं करेंगे, जब तक उसको जागरूक नहीं करेंगे, तो कोई भी बेहतर नहीं कर पाते हैं। तो ये अच्छा संकेत जाएगा कि हम प्रकृति को और भी सुंदर बनाएँ और भी बेहतर करें। चूँकि हमारी जो प्रकृति है, वही हमारा साथ देती है। तो इस तरह से अ, जो न्यू मॉडल ऑफ इकोसिस्टम का शेयर कर रहा हूँ एक पहले किस तरह सॉरी नहीं हो पाया। एक पीडीएफ है। रिस्टोरेशन के लिए अ, किस तरह से पहले के कंडीशन, अभी कंडीशन में जो मॉडल्स ऑफ इकोसिस्टम रेस्टोरेशन का है, तो अलग-अलग पॉन्ड्स बना करके और इंडस्ट्रीज़ को जो गंदे पानी निकलते हैं, उसका पहले फ़िल्ट्रेशन हो, उसके बाद नदी में ना छोड़ के कहीं न कहीं अलग से व्यवस्था किया जाए। धीरे-धीरे ये रिस्टोरेशन करके लगातार पौधे भी अ, ग्रोथ कराएँ और लोगों को पुराने कहीं न कहीं पुरानी पद्धतियों में भी हमको वापस आना पड़ेगा, आधुनिकता के अंधी दौड़ से बाहर होना पड़ेगा। तो थैंक यू। बस इतना ही शेयर करना चाहूँगा मैं। हेलो? यस सर। हाँ, यस सर। जी। सर ये चालू नहीं हो रहा था यही। हेलो, बैक नहीं हो पा रहा, थोड़ा-सा कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू गूगल वेरी में। मच सर, आपने बहुत ही उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया। आपके स्कूल में जो ऑक्सीजन आप लोगों ने प्रिपेयर किया है, वो बहुत दिनों की मेहनत है और कहीं न कहीं इसकी शुरुआत आपने छोटे से पहल से की होगी। तो आज के इस आपके स्पीच से हमने काफ़ी कुछ सीखा और हम कोशिश करेंगे कि ऐसे ही छोटी-छोटी पहल से हम बड़े से बड़े बदलाव ला पाएँ पर्यावरण के क्षेत्र में। थैंक यू वेरी मच सुशील सर। थैंक यू सर। इसके बाद मैं मिट्ठू नवा गाँव से ही मैडम मोनिका गोयल जी को आमंत्रित करना चाहूँगी, जो कि लेक्चरर हैं और आज हमारे वेबिनार के मुख्य वक्ता में से एक हैं। तो मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहती हूँ कि वो अपने वक्तव्य हमारे सामने प्रस्तुत करें और हमें इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के बारे में उनके विचार साझा करें। वेलकम मैम। Thank you so much, Panu Haldar ji, and a very good evening to all respected members present here. We are here to celebrate World Environment Day today, and I would like to share some presentation on this. Is it visible to all? Yes ma'am, visible.
for 2021 is the World Environment theme is ecosystem restoration. As we know that the Indian national flag has green color which symbolizes fertility, growth, prosperity, auspiciousness of the land. We are getting many things from it. So it is our responsibility to protect it. It is very important aspect for all of us. So for that, first thing we should know what is ecosystem restoration, why it is important, what is its significance. Many things are there to discuss. First one, what is ecosystem restoration? Actually, it is the process for recovery of an ecosystem that has been degraded, damaged, or destroyed. Or in the simple way, we can say that it is resetting our relationship with the nature. How we can maintain this relationship with the nature? We are using the resources of our ecosystem, our environment, but we forgot the present scenario is worst. We have to restore it. We have to upgrade it. In that, the three basic ideas are reimagine, recreate, and restore. By the human activities, our ecosystem is totally disturbed. Many of the species of plants and animals are endangered. That we have to recover. What are the basic principles of it? How we can recover it? So the thing is, when we reconnect with the nature, we will recover. First, we have to reconnect with the nature, and then only we can recover it. The basic principles of ecological restorations. First, it impacts mostly on our health. How we can recover it? By exhale carbon dioxide. Many of the poisonous gases are present in our environment, like methane gas, carbon monoxide, chlorofluorocarbon. By exhale of these poisonous gases, we can protect our health also. Integrity. Integrity means many of the species of plants and animals are endangered. So we have to work on it. The next is sustainability. Sustainability means without harming our environment, we can resist disturbance. What kind of disturbances? Disturbances are of two kinds. One is natural, another one is man-made. Natural disaster we can cure, but man-made disaster or disturbances, it's very difficult to cure or to recover it. Next is succession. It is a process to change our ecosystem. By many ecological communities recover from mild disturbances. If there is slight disturbances, we can recover it. But if there will be severe disturbances, so it is very difficult to recover from it. So what is important? Restoration. Next is fragmentation. Fragmentation means we have to increase habitat connectivity because many of the animals are extinct. We have to give forest, we have to give freedom to them. Next is ecosystem functions. It is the basic process of natural system, like how we can recharge our groundwater, how we can reduce the impact of storms. It is mainly on wetlands we can do. The next is what is the significance, actually why we celebrate World Environment Day, how it started. I think so all of you are aware from it.
Since 1974, we are celebrating World Environment Day on 5th June. It has been started celebrating as an annual event on every 5th June to raise the importance of healthy and green environment. It is just not in the pictures or videos or only in the words. We have to implement also. This day, actually, it is the reminder for all of us. What reminder? That what is the importance of environment? We should not take nature taking for granted. We are getting many things from it. So that is why World Environment Day is celebrated. I have one quote that it is saying, our planet's alarm is going off and it is time to wake up and take action. The happiness of human life lies in the joyful nature in which we live, and we are getting good life from it. That is why we are celebrating Environment Day. Now, the next is UN Decade on Ecosystem Restoration. The United Nations Decades on Ecosystem Restoration 2021 to 2030 10-year plan. This is means of highlighting the need for greatly increased global cooperation to restore degraded and destroyed ecosystem. Ecosystems support life on Earth. Healthier our ecosystem, the healthier the planet and its people also. So UN Decade on Ecosystem Restoration aims to prevent, halt, and reverse the degradation of ecosystem on every continent. It is focusing on balancing ecological and social development. This year, Pakistan is hosting this World Environment Day celebration. But the question is, why Pakistan is chosen to host this program? Because Pakistan government has achieved promising milestone with the regards to nature, conservation, climate action, and community development with its limited resources. This is not the least. Pakistan even decided to set a goal of 10 billion tree plantation across the country. They have many types of program like this. As I have mentioned, and you can see on the screen, that climate action ahead of its deadline of 2030, Mr. Prime Minister Imran Khan's Clean Green Pakistan program is there, 10 million tree tsunami program, protected areas initiatives, ban on single use of plastics. It is very important because plastic is very dangerous for our environment and even for our health, because we cannot decompose it. Next program is Recharge Pakistan program, Urban Resilient Human Settlement Project, and many more. That is why Pakistan is chosen to host this World Environment Day 2021. Now, what is the importance of ecosystem restoration? Why we have to do it? It is important because if we will not recover it, we will be endangered. By restoration, we can get many things like preserving atmospheric health,
reducing greenhouse effect, lowering cases of flood, lowering droughts, enhancing biodiversity. In that, one of the main important topic is greenhouse gas effect. As we know that global warming is a big challenge in front of all. Many of the programs are conducting this topic, but actually very less number of people are working on it. Through this ecosystem restoration, we can increase the sustainability. We have to remediation by improving an existing ecosystem and creating a new one with the aim of replacing another that has been destroyed. We have to plant more trees, we have to save water, and many more things are there. The next, what are the challenges in front of us to save environment? How our environment is getting destroyed. So it is very simple and we are aware of it. That is the pollution. The main thing, pollution. Second thing is population. The next one is urbanization, industrialization. So we'll discuss about the pollution. In that, the first one is water pollution. Water pollution causes are urbanization, deforestation. Many of the industrials, chemicals are there. The detergents or fertilizers, pesticides, insecticides which we are using in agriculture, that is also poisonous chemicals. These are responsible for the water contamination. The next one is air pollution. It is very simple, but it is very dangerous for our health. The gases which is emitted or excreted from the industries like sulfur dioxide, carbon monoxide, many gases from the vehicles and all, ammonia gas from the industry, from the chimneys and all, hydrocarbons in the refrigerator, in the AC, we are using chlorofluorocarbon. These are the toxic poisonous gases. These all are responsible for the air contamination. The next is land pollution. Land pollution, simple, it is disposal of garbage. We are throwing garbages here and there. Discharge of industrial effluents from the factories, many of the chemicals from the factories, even these plastic bags, plastic we should not use plastic utensils in the kitchen. And one of the thing I would like to share that the microwave which we are using, in that we have ultraviolet radiation, and sometimes it is okay, but the maximum times we should not use it. This ultraviolet rays is dangerous for our internal organs. This land pollution is done by mining also. Urbanization is the main factor of it. The environment and the economy are really both two sides of the same coin. If we cannot sustain the environment, we cannot sustain ourselves. So just for the sake of money or property or economic condition, we should not avoid our environment. In this pandemic, COVID-19, from the last year,
We are facing this problem, but somehow it is very good for the environment. The very important thing is ozone layer is protected. Ozone layer which protect us from the ultraviolet rays which is coming from the sun. It protects us from many gases also. So since most of the chemical factories were shut during the pandemic, so the less manufacturing of such gases, CFC, HCFC and halogens took place. So the ozone layer began to heal. And even many of the birds, marine lives has improved a lot. Due to this lockdown, less human mobility, roadkill ratio has fallen by 40%. It decreases the air pollution. After lockdown, due to less human intervention in environment, animals are able to migrate to their desired place. And many a times they have been even witnessed in a large cities and tourist spots. Before lockdown, it was like water pollution, noise pollution was also there. Wildlife animals were restricted to some places. They could not wander freely. Air quality index was very poor. And increased number of factories and industries, chemical gases, halon, CFC, HCFC, these all gases emitted in the large amount. So due to these gases, ozone layer was adversely impacted and there was a hole formation took place in that. So lockdown is somehow good for the environment. Now how we can prevent, how we can come up with this pollution? We do not inherit the earth from our ancestors. We borrow it from our future generations. So we have to protect it. What are the initiatives we can take to balance or to equilibrium the nature? These all are the small points, water conservation, but these small things can give us big change. Water conservation, we can plant more trees by water harvesting, by using less pesticides or insecticides. We can use filters in the industries. The chemicals which are coming out from the industries, it should not be connected with any of the water resources. We can use sprinkler irrigation. It is very important. It is going on from many years. Mulching the soil with the organic residue. The garbage which we are throwing from the household activities, that should be separated and we can dump in a ground. From that we can get fertility of the soil. Harvest rainwater for watering vegetable beds. We can collect rainwater. Next is air conservation. We should use public transports. So less number of vehicles will be there, so less number of air pollution. We can use filters for the chimneys. We should avoid crackers. And more plantations should be there. Say no to plastics, no to smoking. We have to use fans instead of air conditioners because this AC which we are using, it gives hot air outside and in that some poisonous and
harmful effluents are mixed in that. So it is better to use fans or cooler instead of AC. In this way, we can conserve air. Next is land conservation. Land conservation, the main important thing is afforestation. We have to plant more trees. Grazing of cattle must be checked. Fertilizers which we are using in that insecticides or pesticides which we are using, we have to use it properly, or in the less we have to use. Shifting agriculture should be replaced by settled agriculture. Plastics must be avoided because this plastic, when animals consumed it, they cannot digest this, and suddenly they close to death. Communities must be educated on the need to leave the dung alone rather of burning it for fuel or for selling it for cash. Cow dung is very useful thing. Improper discharge of industrial effluents on the open space must be banned. So in this way, we can conserve our land also. Last but not the least, the best solution is to stop pollution. Environment is no one's property to destroy. It's everyone's responsibility to protect. So we have come on the end. Thank you very much, ma'am. You really inspired us with your remarkable presentation and shared various important facts and information about ecosystem and its restoration. We are very proud to have you today. Thank you very much. Thank you. सो आज के इस प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए मैं मिठूनवा गांव के इस गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से बुलाना चाहूंगी गायत्री पैकरा, जो कि छात्रा है, इको क्लब सदस्य भी है मिठूनवा गांव से, और मैं इन्हें बुलाना चाहूंगी और ये आशा करूंगी कि ये इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के फील्ड में एज अ स्टूडेंट क्या फील करती हैं और क्या हमसे शेयर करना चाहती है, तो वो जरूर आज शेयर करें। जी, थैंक यू मैम। यहाँ पर उपस्थित सर एवं मैम को नमस्ते एवं स्टूडेंट को नमस्ते। मेरा नाम गायत्री पैकरा है और मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। पर्यावरण दिवस पर कुछ बोलना चाहूँगी। विश्व पर्यावरण दिवस। पर्यावरण को सुधारने हेतु यह दिवस महत्वपूर्ण है, जिसमें पूरा विश्व रास्ते में खड़ी चुनौतियों को हल करने का रास्ता निकालता है। 1972 में संयुक्त राष्ट्र ने मानव पर्यावरण पर आयोजित स्टॉकहोम कन्वेंशन के दौरान 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में पहचान दी थी। 1974 से हर साल विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन किया जा रहा है। कोविड-19 के कारण आज दुनिया भर में डिजिटल रूप से मनाया जा रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस वैश्विक स्तर पर पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जागरूकता फैलाने के मकसद से हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस की थीम एक भारत सर्वश्रेष्ठ भारत है। हर साल अलग अलग देश विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी करते हैं।
1972 में संयुक्त राष्ट्र ने मानव पर्यावरण पर आयोजित स्टॉकहोम कन्वेंशन के दौरान यह विश्व दिवस मनाया जाता है। इस उत्सव को दुनिया भर में 100 से अधिक देशों में मनाया जाता है क्योंकि पर्यावरण की समस्या कोई भी देश अकेले हल नहीं कर सकता। विश्व पर्यावरण दिवस पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण हेतु पूरे विश्व में मनाया जाता है। पर्यावरण की संतुलन बनाए रखने के लिए हमें कई ऐसे कार्य करने होंगे जैसे कि वायु प्रदूषण पर रोक लगाया जाए, जल प्रदूषण पर रोक लगाया जाए तो फैक्ट्रियों से निकलने वाले जलों को एक निश्चित दिशा में निकाली जाए, न कि किसी नदी में। जल स्तर कम होते जा रहा है इसलिए कम से कम बोरिंग कराना चाहिए। मृदा संरक्षण हमें कृषि योग्य भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए उसमें दलहनी फसल लगाना चाहिए। भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए उसमें रासायनिक खाद का उपयोग नहीं करना चाहिए। गोबर खाद, जैविक खाद, कंपोस्ट खाद का उपयोग करना चाहिए। पॉलीथीन प्रदूषण के साथ जमीन आज बंजर भी होती जा रही है, अतः पॉलीथीन का उपयोग न करते हुए रद्दी पेपर से बने थैली और कपड़े से बने थैले या बैग का उपयोग करना चाहिए। पर्यावरण का अर्थ हमारे पृथ्वी के परिवेश से है जो हमें चारों ओर से घेरे हैं तथा जिसके अंतर्गत हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं। आज के समय में दिन प्रतिदिन पर्यावरण के संकट कहलाता जा रहा है क्योंकि नित्य प्रदूषण का इस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि आज के समय में पर्यावरण संरक्षण मानव महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है। यदि हमने इस समस्या पर अभी भी ध्यान नहीं दिया तो वह दिन दूर नहीं जब अपनी गलतियों के कारण मानव जाति का अस्तित्व पर संकट बना रहेगा। वन संरक्षण आज हमें घर जाकर लोगों को पेड़ काटने के लिए रोकना चाहिए और पौधारोपण करने के लिए लोगों को जागरूक करना चाहिए जिससे कि प्रकृति की रक्षा करने में मदद मिल सके। कम से कम एक व्यक्ति को 10 पौधे लगाना चाहिए ताकि हमारा पर्यावरण शुद्ध रह सकेगा। विश्व भर में 2.4 मिलियन के करीब रोज पेड़ काट देते हैं जिस पर हमें रोक लगाना चाहिए। कम से कम वृक्षों की कटाई करनी चाहिए। हमें वृक्षारोपण अधिक से अधिक करना चाहिए। इस विश्व पर्यावरण दिवस पर हमें पता है कि हमारे जीवन के लिए जलवायु भोजन महत्वपूर्ण है जो ऑक्सीजन पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। ऐसे में हमारे स्कूल में बगीचों में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जो कि छायादार एवं फलदार हैं। हमें सुकून मिलता है, वहाँ ठंडक महसूस भी होता है एवं शुद्ध ऑक्सीजन भी प्राप्त होता है। वृक्ष ऑक्सीजन प्रदान करके वायु गुणवत्ता से सुधार, जलवायु में सुधार, जल का संरक्षण, मिट्टी को संरक्षित रखते हैं और वन्य जीवन का समर्थन करके अपने पर्यावरण में योगदान कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू गायत्री। और इस प्रोग्राम में अब और आगे बढ़ते हुए मैं इसी स्कूल से एक और छात्रा और इको क्लब सदस्य को आमंत्रित करना चाहूंगी, आरती यादव, जो हमसे इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के इस टॉपिक पे अपने विचार शेयर करेंगी। थैंक यू मैम। आदरणीय सर, मुझे इस अवसर में बोलने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मैं पर्यावरण दिवस इको डे के तहत हमें कुछ 2 शब्द बोलना चाहती हूँ। यह प्रकृति का समर्पित दुनिया के सबसे बड़े उत्सवों में से एक है। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस इस अवसर पर वातावरण में सकारात्मक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से दुनिया भर में रचनात्मक गतिविधियों के साथ दुनिया भर में मनाया जाने वाला यह पर्यावरण दिवस है। हम पर्यावरण दिवस इस उद्देश्य से मनाते हैं ताकि पृथ्वी पर प्राकृतिक जीवन हर समय रक्षा करे ताकि बनी रहे। पर्यावरण प्रदूषण के कारण असंख्य प्रजाति विलुप्ति के कगार पर हैं। हमें प्राचीन गौरवशाली परंपराओं की ओर लौटना होगा जहां मनुष्य हर दिन प्रकृति और पर्यावरण के लिए समर्पित होता था। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम पर्यावरण के प्रति, घटकों के प्रति हम कृतज्ञ होते थे। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण लोगों ने पेड़ों को
काटना आरंभ कर दिया, जिससे वन के वन नष्ट होते जा रहे हैं। मनुष्य के जीवन रहने के लिए वन्य संपदा ही उतनी ही आवश्यक है जितनी कि अन्य संपदाओं की। पौधे और जंतु दोनों ही वन के अंग है। यही कई एक अंग समाप्त हो जाए तो समुचित वन समाप्त हो सकता है। कई लोगों के मस्तिष्क में ये प्रश्न आता होगा कि आखिर हमें वनों की क्या आवश्यकता है? तो इसका बहुत स्पष्ट सॉल्यूशन है। ये वन हमें बहुत सारे सामग्री देते हैं, जैसे लकड़ी, रेशे, खाद्य पदार्थ आदि। इन वनों पर ही मौसम का संतुलन बना होता है। वर्षा इन वनों पर आश्रित होती है। ये वन ऐसे जीन्स अथवा गुणों के साधन हैं जिनके नए प्रकार के जीवन उत्पन्न हो सकते हैं। इसे जल संरक्षण की बहुत कारगर हो सकता है। हम जल का सही से सही सदुपयोग कर सकते हैं, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसका अर्थ है कि वर्षा से प्राप्त छत के पानी को किसी भी तरीके से भूमिगर्भ में डालना। और रिसाइकलिंग वाटर हार्वेस्टिंग का अर्थ है कि पानी की हर बूंदों को साफ कर बार बार सही उपयोग करना। अपने स्थान मृदा संरक्षण, जो मृदा ही अपने स्थान से हटने से रोकता है। संसार में मृदा संरक्षण को रोकने के लिए विभिन्न विधियां अपनाई गई है, जैसे वनों की रक्षा, वृक्षारोपण, बांध बनाना आदि उद्धार है। पर्यावरण को संतुलित बनाना रखना अति आवश्यक है। वर्तमान दौर पर पर्यावरण की समस्या बढ़ती जा रही है। इसकी वजह से मानव जीवन खतरे में पड़ते जा रहा है। पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए हमें अच्छे से अच्छे कार्य करने होंगे, जैसे कि वायु प्रदूषण पर रोक लगानी चाहिए, जिसे हम घर में लकड़ी ना उपयोग कर एलपीजी गैस का उपयोग करें। जल पर रोक लगानी चाहिए। फैक्ट्रियों से निकलने वाले गंदे जलों को हम निश्चित दिशा में निकाली जानी चाहिए, ना कि कोई नदी में। हर दिन लगभग 100 से अधिक पेड़ों को काटा जाता है, जिससे जंतुओं से 50 से 100 प्रजाति विलुप्त हो रहे हैं। जिससे पेड़ों की कटाई पर रोक लगाई जानी चाहिए तथा वृक्षारोपण करना चाहिए। हमारे घर में निकलने वाले गीले कटकट को हम खाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं तथा उस पर पौधे और अन्य प्रकार के सब्जी और औषधि लगाकर उसकी देखभाल कर सकते हैं। अंत में बस इतना बोलना चाहूंगी कि कृपया पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दें और इसे विषय में जितनी हो सके लोगों को जागरूकता दें। यही एकमात्र तरीका है जिससे हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। धन्यवाद मैम। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी मिट्ठू नवागांव स्कूल की टीम को, सुशील पांडे जी, मोनिका जी और गायत्री जी और आरती जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इतने प्रतिभावान बच्चे हैं और जितने हमारे जिला समन्वयक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम सब मिलके जरूर आपके स्कूल एक दिन विजिट करने जाएंगे महामारी के बाद में। और सतीश सर को मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सर ये स्कूल मैंने खुद विजिट किया हुआ है और काफी अच्छा स्कूल है और काफी प्रतिभावान लोग हैं और बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही अच्छे विचार जो है इनके हैं और वैसा इनके स्कूल में दिखता है कि ये ईमानदारी पूर्ण कार्य करते हैं। तो मेरा उद्देश्य 4 साल में जो उन्होंने काम किया है सुशील पटेल जी और उनकी पूरी टीम में बहुत बढ़िया है। लास्ट में मैं कुछ सुझाव दूंगा अभी और आप कार्यक्रम संचालित करवाइए। जी सर, हमारा एक प्रोग्राम कल जो है विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर एक मुख्य कार्यक्रम है टेक एक्शन और इस कार्यक्रम को हम लोगों ने यूएन एनवायरनमेंट में रजिस्टर्ड किया है छत्तीसगढ़ एनवायरनमेंट कंजर्वेशन बोर्ड के द्वारा। इसके तहत में छत्तीसगढ़ में जितने जिलों में शिक्षक है और जो जिला समन्वयक है वो अपने अपने स्तर पे इको टिप्स टेक एक्शन कैसे, क्योंकि अभी जो क्लाइमेट इमरजेंसी लागू हो गई है उसके तहत पृथ्वी को अब हमारी सहायता की जरूरत है। तभी हम रीइमेजिन, रीथिंक और रीस्टोर जैसे चीजों के बारे में, रिक्रिएट, रीस्टोर, ये सब चीजों के बारे में हम कर सकते हैं। वो छोटी सी कोई सी भी गतिविधि क्यों ना हो जो हम ये शपथ लेंगे, उस शपथ को यूएन जो है वो रिकॉर्ड करेगी।
तो कल मेरा आप सबसे अनुरोध है कि छत्तीसगढ़ नहीं पूरे भारत के लिए ये एक गर्व का विषय है कि हमारी जो कोशिश है उसके तहत हम लोगों ने इस कार्यक्रम को यूएन में रजिस्टर्ड किया है। और जितने लोग कल हमारे साथ में टेक एक्शन इस कार्यक्रम में भाग लेंगे उनको यूनाइटेड नेशन से प्रमाण पत्र दिया जाएगा कि कल के दिन हम जो है किस प्रकार से खुद और अपने साला के बच्चों को यूथ असेंबली में जोड़कर हम आने वाले 10 साल में काम करेंगे। और हमारी ये सबसे बड़ी कोशिश रहेगी कि हम इस आने वाले 10 साल में किस प्रकार से हम कार्य करें कि हम छत्तीसगढ़, बिलासपुर छत्तीसगढ़ का नाम पूरे भारतवर्ष में स्थापित कर सके। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि एक एक एक्शन बनाएं और कल 4:30 बजे ये ओपन प्लेटफॉर्म रहेगा, कोई भी जुड़ सकता है। सारे लोगों को आज शाम तक इन्विटेशन मिल जाएगा और सारे लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। 6 तारीख को हमारे साथ जांजगीर चांपा की गोपेश साहू जी की टीम रहेगी और 7 तारीख को आपके साथ में भारत माता स्कूल बिलासपुर की टीम रहेगी जो कूल कैलकुलेटर अल्प कार्बन जीवन शैली के ऊपर में किस प्रकार से हम काम कर सकते हैं ये। 8 तारीख को कोरबा से फरहाना अली मैडम की टीम रहेगी और 9 तारीख को विकास त्यागी जी की टीम रहेगी पेंड्रा रोड से और 10 तारीख को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल की खुद की टीम रहेगी। तो इस प्रकार हमारा पूरा शेड्यूल बना हुआ है सर। तो मैं चाहता हूँ कि सारे लोग अपने कैमरे को ऑन कर ले, इससे कि हम एक ग्रुप फोटो खींच ले कि जिसके द्वारा जो कि हम रजिस्टर्ड करते हैं। और सुशील सर, ये जो आज का जो प्रेजेंटेशन हुआ इसका यूट्यूब लिंक शाम को 7:30-8 बजे तक डल जाएगा और ये आप MOEFCC के वेबसाइट में और आप देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी प्रतिभावान टीम के साथ हम आज जुड़े और बहुत गर्व महसूस हुआ। कमल पांडे सर, मैं गोपेश सर, सबको धन्यवाद देता हूं कि प्रद्युमन सर हमेशा जुड़ते हैं हमारे साथ में कि सर आप जरूर जुड़े। और कल टेक एक्शन जो हमारा थीम है जिसके तहत सब अपने अपने जिलों की अपने अपने क्षेत्र की मैडम सुविधा मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमेशा से हमारे लिए आशीर्वाद समान आए हैं। और कल आप मैडम 5 मिनट जुड़ के जरूर एक एक्शन बस्तर रीजन का रिप्रेजेंट जरूर करें। कल विश्व पर्यावरण दिवस का है, 5 मिनट के लिए आप जुड़े और क्या आप बस्तर रीजन में क्या आप एक्शन करना चाहते हैं, एक इको टिप्स कि आपके प्रयास से कैसे इकोसिस्टम रिस्टोर हो सकता है, जरूर हमको बताएं प्लीज। मैडम एक स्नैप ले ले बेटा। थैंक यू। सतीश सर कुछ बताना चाहते थे। सतीश सर ये बहुत अच्छा है। आपके लिए एक सुझाव ये था कि आप जो काम कर रहे हैं, जो 4 साल में जो पेड़ लगे हैं, एक एक प्रभारी छात्रा का नाम रख दीजिए। सुशीला का पेड़, मालती का पेड़ और उसकी जवाबदारी दे दीजिए आप। जी बिल्कुल सर। क्या है और अच्छा रहेगा कि देखो मालती, उसका टोकन नंबर होगा 13 नंबर मालती, 15 नंबर बाल कुमारी। आप उससे जो है निकाल रख सकेंगे कि बाल कुमारी के पेड़ में चिड़िया ने घोंसला बनाया 14 नंबर में। अच्छा 14 नंबर लोकेशन कहाँ है, वो लास्ट में है। तो ऐसा आप नाम दे दीजिए, बाल कुमारी का पेड़, सीता का पेड़, आरती का पेड़, ऐसा करके नाम दीजिए तो बहुत अच्छा लगेगा बच्चों को। जी धन्यवाद सर, आपका मार्गदर्शन आशीर्वाद साथ रहेगा, बिल्कुल करेंगे सर। और देखिए भानु जी ने कहा है कभी मौका लगेगा तो हम जरूर आएंगे। स्वागत है सर, स्वागत है। थैंक यू वेरी मच मैडम। आपको भविष्य में हम लोग और बहुत सारे जो मौके हमारे पास आते रहेंगे हम आपको देंगे। आप बिल्कुल आगे आइए और बिल्कुल बोलिए। बहुत बहुत बधाई आप सबको और थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, सादर नमस्कार सबको।